आज हम लोग सिविक्स में क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 चलेंगे, संघवाद। चैप्टर नंबर 1 तक की पढ़ाई हम लोगों ने कर ली है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 2 है संघवाद। क्या होता है संघवाद? तो जब संविधान द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है तो उसे संघवाद कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि संघवाद में 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। कम से कम 2 सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और संविधान द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, इसी को संघवाद कहते हैं। केंद्र सरकार जो होती है उसका शासन संपूर्ण देश पर होता है। केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, जबकि राज्य सरकार का शासन केवल एक राज्य के अंतर्गत चलता है। और दोनों ही सरकारों में किसी तरह से विवाद न हो, इसके लिए संविधान द्वारा दोनों ही सरकारों के अधिकारों को विभाजित कर दिया जाता है कि भैया केंद्र सरकार को ऐसे शासन करना है और राज्य सरकार को ऐसे शासन करना है। यही संघवाद है। जैसा कि आप देख रहे हैं संघवाद की विशेषताएं। पहली विशेषता में आप देख रहे हैं कि संघवाद 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। कम से कम 2 सरकारें होती है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। कहीं कहीं तीसरी सरकार भी होती है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तीसरी सरकार के अंतर्गत स्थानीय सरकार होती है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार से मतलब है शहरों में नगर पालिका, नगर महापालिका और गांवों में ग्राम पंचायतें। तो इस प्रकार से संघवाद में 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। यह इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता में आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही सरकारें, चाहे केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये दोनों ही सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अब जैसे हम ही लोग हैं भाई, नागरिक समूह हैं, हमारे ऊपर केंद्रीय सरकार का भी शासन होता है और हमारे ऊपर ही राज्य सरकार का भी शासन होता है। हमें केंद्रीय सरकार के भी नियमों और कानूनों का पालन करना होता है और राज्य सरकार के भी नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। तो ये जो 2 टाइप की सरकारें हैं, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों ही सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। और आप तीसरी विशेषता में देख रहे हैं कि ये दोनों ही सरकारें संविधान के अधीन होती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने अधिकार और अपनी अपनी शक्तियां संविधान से ही प्राप्त करती हैं। चौथी विशेषता में आप देख रहे हैं कि संघवाद की जो चौथी विशेषता होती है वह है संविधान के मौलिक प्रावधानों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होती है। संविधान के मौलिक प्रावधानों में वैसे तो संविधान में संशोधन संसद अपने सामान्य बहुमत के आधार पर कर देती है, लेकिन संविधान के जो मौलिक प्रावधान हैं, जो मुख्य संवैधानिक ढांचा है, उस पर संशोधन लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होती है। राज्य सरकार की सहमति के बिना केंद्र सरकार संविधान के मौलिक प्रावधानों में संशोधन नहीं ला सकती है। और
पांचवी विशेषता में आप देख रहे हैं कि संघवाद की जो पांचवी विशेषता है वह है कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो यह विवाद केवल और केवल न्यायालय में ही सुलझाए जाते हैं। न्यायालय जो निर्णय देती है उस निर्णय को केंद्र सरकार को भी मानना पड़ता है और राज्य सरकार को भी मानना पड़ता है। तो ये है संघवाद। दरअसल शासन के दो रूप पाए जाते हैं। एक है भाई संघ शासन, जिसे हम लोग संघात्मक शासन भी कहते हैं, और दूसरा है एकात्मक शासन। अब क्या होता है संघात्मक शासन और एकात्मक शासन? जब हम इन दोनों के अंतरों को स्पष्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह संघात्मक और एकात्मक शासन है क्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि संघात्मक शासन में दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। मैंने आपसे बार बार चर्चा की कि दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है संघात्मक शासन में, जैसे कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और भारत की अगर बात करें तो स्थानीय सरकार। जबकि एकात्मक शासन में केवल एक स्तर वाली ही सरकार होती है और सारी प्रशासनिक इकाइयों को केवल एक स्तर वाली सरकार के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है। संघात्मक शासन में शासन से संबंधित जितने भी विषय होते हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संविधान के द्वारा विभाजित कर दिया जाता है। शासन संबंधी विषयों को संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में सारे विषय विभाजित हो जाते हैं संघात्मक व्यवस्था में। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में ऐसे विषयों का विभाजन नहीं होता। ये इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। तीसरे अंतर में आप देख रहे हैं कि संघात्मक व्यवस्था में स्थानीय स्तर के शासन के पास भी सत्ता और स्वतंत्रता होती है। कहने का मतलब कि स्थानीय सरकार होती है और उसे अपना कार्य करने के लिए संविधान के द्वारा कई अधिकार, कई स्वतंत्रता दी जाती है संघात्मक व्यवस्था में। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर सत्ता और स्वतंत्रता नहीं होती। अगर हम देखें कि भाई संघात्मक व्यवस्था किन किन देशों में है तो संघात्मक व्यवस्था भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और बेल्जियम जैसे देशों में ये संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। जबकि एकात्मक शासन इंग्लैंड, इटली, जापान आदि देशों में हमें देखने को मिलता है। तो ये है संघवाद और उसकी विशेषताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपके समझ में आई होंगी, लेकिन अभी थोड़ी सी चर्चा और चलेगी।